हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंटरमीडिएट बायोलॉजी क्लासेस के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। और वो कौन से क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर हम उनके सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में जो है आपको 60 क्वेश्चन लघु उत्तरीय क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा कि कितने लॉन्ग जो आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चंस तैयार करने हैं। इसके बाद वाली जो वीडियो आपकी आएगी उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएंगे कि कितने आपको तैयार करने हैं और कौन कौन से तैयार करने हैं, उनका सोल्यूशन भी आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दिया गया है आपका रेड डाटा बुक, लाल आंकड़ों की पुस्तक किसे कहते हैं। तो लाल आंकड़ों की पुस्तक को जो है इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रेड डाटा बुक कहा जाता है। रेड डाटा बुक जो है एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें संकटग्रस्त, थ्रेटेंड या एंडेंजर्ड स्पीशीज को एंट्री की जाती है। वहाँ पर किस लिए एंट्री की जाती है, ये कौन सी संस्था होती है या इसका जो है कंट्रोलर कौन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो विश्व संरक्षण जो संघ होता है, जिसको हम वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन कहते हैं, इसको इन शॉर्ट आप कह सकते हैं WCU, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ भी कहा जाता है। और यहाँ पर इसको शॉर्ट में आप क्या कह सकते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसके अकॉर्डिंग आपका नया इसका शॉर्ट फॉर्म बन जाता है, जिसे हम कहते हैं IUCNNR, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पर हम बात करें कि इसके अध्ययन से ज्ञात हुआ कि जो हमारी जैव विविधता होती है, जैव विविधता हम किसको कहते हैं, जीवों में जो भिन्नता पाई जाती है जीवधारियों में, तो उस भिन्नता को जैव विविधता कहा जाता है। अब यहाँ पर जो विश्व के जितने भी भाग हैं उनमें देखा जा रहा है कि जीवों में भिन्नता पाई जा रही है, लेकिन बहुत सारे कारणों से इन जातियों में जो संख्या है उनमें देखा गया कि बहुत ही जो है कमी देखी गई है। तो अब इन संकटग्रस्त जो हैं जीवों की एक लिपिबद्ध तरीके से एक सूची तैयार की गई, जिसे कहा गया रेड डाटा बुक, लाल आंकड़ों की पुस्तक। अब इनका प्रकाशन जो है पहली बार कहाँ पर हुआ था, किस सन में हुआ था, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसका प्रकाशन सबसे पहले 1963 में हुआ था। कहाँ पर किया गया था, स्विट्जरलैंड में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, स्विट्जरलैंड में किया गया था। और किस सन में किया गया था, 1963 में किया गया था। अब हम बात करते हैं कि जो स्विट्जरलैंड में ही क्यों किया गया था, क्योंकि जो अभी आपको हमने बताया WCU जो स्विट्जरलैंड में जो है इसका मुख्यालय है, इसलिए जो है स्विट्जरलैंड में किस सन में जो है इसको प्रतिपादित किया गया, इसमें दर्ज किया गया 1963 में। अब हम बात करते हैं कि संकटग्रस्त जो प्रजातियां होती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं, जैसे आपका एशियाटिक लायन है जिसको हम बबरशेर कहते हैं, चीता है, बाघ है, कस्तूरी मृग है, कश्मीरी मृग है, गिब्बन है आदि। इसके अलावा संकटग्रस्त जैसे पक्षी हैं आपके समुद्री, गरुड़ है, तीतर है, बटेर है इत्यादि। उसके बाद में अगर हम बात करें, जैसे कि बहुत सारे आंकड़े 1930 में लगभग जो है जो बाघों की संख्या थी वो 40,000 थी। बाघों की संख्या कितनी थी, 40,000 थी। लेकिन वही संख्या जो है सन 1972 में जब ये देखी गई तो 1000 जो है 800 बची। इससे पता चला कि ये जातियां जो हैं विलुप्ति की कगार पर हैं। तो विलुप्ति की कगार पर क्यों चली जाती हैं, उनके कई कारण हो सकते हैं। या तो उनको जो है गैर कानूनी तरीके से, या हम कह सकते हैं कि उनका शिकार किया जा रहा है। तो हम बात करते हैं कि आखिर इनकी संख्या ये लगातार घटती क्यों चली जाती है। तो या तो इनका जो है अंधाधुंध तरीके से शिकार किया जा रहा है, या फिर जैसी जलवायु जो भी व्यवस्थाएं ये चाहते हैं उनको ये मिल नहीं पा रही हैं, क्योंकि वो जो मानव की गतिविधियां होती हैं वो उनको डिस्टर्ब कर रही होती हैं। तो इसलिए इनकी संख्या घटती चली जाती है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है वो शिकार करने का होता है। तो शिकार करने से इनकी संख्या जो है बहुत ही तेजी के साथ घटने लगती है।
अब हम बात करते हैं कि रेड डाटा बुक में जो प्रजातियों की जो संख्या है वो कितनी दर्ज है। तो अभी तक जो ज्ञात आंकड़े हैं उनसे पता चला है कि 18,000 जो प्रजातियों के नाम जो है लगभग रेड डाटा बुक में दर्ज हैं, जिसमें से 11,096 जो हैं उनमें आपकी जो 11,096 संख्या है उनमें से 5,611 जंतु और तथा 5,685 पादप संकटमयी हैं, और इसके अलावा 1,014 पादप तथा 925 जंतु जो है क्रांतिक संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। जिसमें से अगर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 4 संकटग्रस्त प्रजातियों के नाम बताइए या संकटग्रस्त प्रजातियों के नाम बताइए, तो आपका शेर है, बाघ है, काला हिरन है और गेंडा है इत्यादि का आप नाम लिख सकते हैं। अब एक बार हम फिर से बात करते हैं कि रेड डाटा बुक किसको कहते हैं, लाल आंकड़ों की पुस्तक किसे कहते हैं। तो रेड डाटा बुक या लाल आंकड़ों की पुस्तक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें ऐसे जीवधारियों को दर्ज किया जाता है जो संकटग्रस्त होते हैं या दुर्लभ प्रजातियां होती हैं। दुर्लभ प्रजातियां और संकटग्रस्त प्रजातियों का मतलब क्या होता है? संकटग्रस्त का मतलब होता है उनके जो अस्तित्व पर, उनके अस्तित्व का जो है अस्तित्व की उपस्थिति या उनके अस्तित्व का जो खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा है, जो विलुप्ति की कगार पर हैं। तो ऐसी जो प्रजातियां हैं जिनकी संख्या बहुत ही कम बची है, तो उन्हें जो है संकटग्रस्त प्रजातियां कहा जाता है, जो विलुप्ति की कगार पर होती हैं। अब उन्हें हमें जो है बचाना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि संकटग्रस्त जो प्रजातियां होती हैं उन्हीं को बचाने के लिए जो है क्या किया गया, स्विट्जरलैंड में जो इसका मुख्यालय है WCO का, इसने क्या किया कि जो है एक पुस्तक, एक लिपिबद्ध तरीके से सूची तैयार की जिसमें उन जीवधारियों का नाम दर्ज किया जाए ताकि उनके लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं वो वहां पर उपलब्ध करा दी जाएं, और शिकार करना या उनको अंधाधुन जो है मारना या इस तरीके की जो गतिविधियां हैं जिनसे जीवधारी जो है प्रभावित होते हैं या उस जाति पर, उस प्रजाति पर बहुत बुरा असर पड़ता है, तो उन गतिविधियों को जो है वहां पर करने से रोका जाए। ये जो है नियम प्रतिपादित किए गए। रेड डाटा बुक हमें ये बताती है कि हमें उन जीवधारियों पर विशेष ध्यान देना है जो विलुप्ति की कगार पर होती हैं। तो ऐसी आंकड़ों की पुस्तक जो है रेड डाटा बुक या लाल आंकड़ों की पुस्तक के नाम से जानी जाती है। दूसरा आपका क्वेश्चन होता है, यहाँ पर एक बार हम दूसरे क्वेश्चन पर जाने से पहले रेड डाटा बुक को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि रेड डाटा बुक में क्या क्या होता है। तो रेड डाटा बुक को जो है क्या कहा जाता है, लाल आंकड़ों की पुस्तक कहा जाता है। रेड डाटा बुक को क्या कहा जाता है, लाल आंकड़ों की पुस्तक कहा जाता है। इसमें ऐसी जातियों को, ऐसी प्रजातियों को दर्ज किया जाता है जो संकटग्रस्त होती हैं। कैसी होती हैं? संकटग्रस्त होती हैं, जिनके अस्तित्व पर खतरा होता है। जैसे आपका बब्बर शेर है, काली मृग है, इस तरह के आपको बताया जा चुके हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि कौन से क्वेश्चन जो हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 इंटरमीडिएट बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। तो दूसरा, इसमें इस वीडियो में या जो आपके टोटल आपको पूरी बुक से या पूरे जो है इंटरमीडिएट के बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए जो आपको 60 क्वेश्चन तैयार करने हैं, लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो तैयार करने हैं, उनकी संख्या आपकी 36 है। तो इस वीडियो में हम जो है आपको कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे, फिर देखेंगे कि आपका रिस्पांस कैसा मिलता है, ये आपको वीडियो पसंद आता है कि नहीं आता है। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए क्वेश्चंस के बारे में आपको बताएंगे और उनका एक्सप्लेनेशन भी देंगे। इस तरह से जब यह सीरीज पूरी हो जाएगी तो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। फिर लॉन्ग क्वेश्चंस की जब सीरीज पूरी हो जाएगी उसके बाद में हम आपको वन लाइन या मल्टीपल जो है क्वेश्चंस के बारे में सीरीज आपको देंगे। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया या आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि उससे हमें प्रोत्साहन मिले और हमें पता चले कि आप ऐसी वीडियो चाहते हैं। तो आपको ये वीडियो इसी सीरीज में आपको प्रोवाइड कराती जाएंगे, ताकि आपका जो भी बायोलॉजी सब्जेक्ट में कोई भी पार्ट आपको नहीं समझ में आता है, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हार्ट स्पॉट किसे कहते हैं। हार्ट स्पॉट
ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें वन्य जीव संपदा पूरी तरह से सभी प्रकार की जीव जातियाँ, पादप जातियाँ वहाँ पर उपलब्ध होती हैं। या दूसरे शब्दों में कहा जाए, ऐसे एरियाज होते हैं जो जीव जंतुओं की जो क्षेत्र होते हैं वो समृद्ध होते हैं, उनको हम हॉटस्पॉट कहते हैं। हिंदी में इनको तप्त स्थल कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपका क्या था कि हॉट स्पॉट्स किसे कहते हैं। तो हॉट स्पॉट को हिंदी में तप्त स्थल कहा जाता है। ये भूमंडलीय स्तर पर संरक्षणविदों ने जैव विविधता की अधिकतम सुरक्षा हेतु कुछ जैव विविधता को जो है ध्यान में रखते हुए एरियाज को चिन्हित किया है, जिसमें सभी प्रकार की जीव जाति, पादप जातियाँ पाई जाती हैं। तो वो चिन्हित, वो मार्क्ड एरियाज जो हैं हॉटस्पॉट कहलाते हैं। यहाँ पर जैसे भारत में या पूरे विश्व में कहा जाए तो इनकी जो संख्या होती है, टोटल हमारे विश्व में जो हॉटस्पॉट की बात की जाए तो टोटल विश्व में हॉटस्पॉट की संख्या 34 होती है। और भारत में हमारे जो हैं यहाँ पर 3 हॉटस्पॉट हैं, 3 तप्त स्थल हैं। तप्त स्थल किसको कहते हैं, एक बार फिर से हम बात करते हैं। आप इस तरह से समझ लीजिए कि जो हमारे कुछ एरियाज हैं वो चाहे भारत में हो या किसी भी देश में हो, उसमें सभी प्रकार की पादप जातियाँ, सभी प्रकार के जंतु जातियाँ वहाँ पर अगर उपलब्ध हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं, वहाँ पर वितरित हैं, तो वो एरियाज हॉटस्पॉट कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं जहाँ पर जातीय समृद्धि बहुत अधिक होती है। जहाँ पर जातीय समृद्धि बहुत अधिक होती है तो उन्हें हम हॉटस्पॉट कहते हैं। जातीय समृद्धि का मतलब होता है कि वो पूरी तरह से, चाहे वो जंतु जाति हो चाहे पादप जाति हो, वो पूरी तरह से रिच्ड हो, तो ऐसे एरियाज हॉटस्पॉट कहलाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं, इसमें कुछ ऐसे भी जातियां होती हैं जो अन्य स्थानों पर नहीं पाई जाती हैं लेकिन वहां पर उपस्थित होती हैं, तो वो एरियाज जो है हॉटस्पॉट कहलाते हैं। और हॉटस्पॉट हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक होते हैं, आपने जिन बैंक का नाम सुना होगा, जिन पुल का नाम सुना होगा। जब वो जंतु अन्य जगहों पर नहीं मिल रहे हैं लेकिन ऐसे जंगलों में, ऐसे क्षेत्र में पाए जा रहे हैं, तो वो एरियाज जो है जिन पुल का काम करते हैं। उसमें जैसे संसार में अभी बताया गया है, इसमें आपको याद रखना है, संसार में टोटल जो है कितने हॉटस्पॉट हैं, 34 हॉटस्पॉट हैं। भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं, 3 हॉटस्पॉट हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत में जो हॉटस्पॉट हैं वो कौन कौन से हैं। तो जैसे आपका पश्चिमी घाट श्रीलंका, दूसरा है आपका इंडो बर्मा, तीसरा है आपका पूर्वी हिमालयन। ये 3 जो है भारतीय हॉटस्पॉट हैं, इंडियन हॉटस्पॉट हैं। तो अब हम फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हॉटस्पॉट किसे कहते हैं। हॉटस्पॉट जिनको हम हिंदी में तप्त स्थल कहते हैं, ये ऐसे एरियाज होते हैं, ऐसे भूभाग होते हैं, ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें वन्य जीव जातियाँ, चाहे वो पादप जातियाँ हों चाहे जंतु जातियाँ हों, वहाँ पर उनकी समृद्धि पाई जाती हो, वहाँ पर उनका वितरण जो हो वो बहुत ही रिच हो, तो ऐसे स्थल, ऐसे स्थान हॉटस्पॉट या तप्त स्थल कहलाते हैं। यहाँ पर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीटी क्रॉप्स किसे कहते हैं। बीटी क्रॉप्स किसे कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बीटी क्रॉप्स किसे कहते हैं। बीटी क्रॉप्स यहाँ पर इसको हिंदी में बीटी फसल भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन एक खड़ा होता है कि आखिर बीटी फसलें क्या हैं। तो बीटी फसलों के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर बीटी का पूरा नाम क्या होता है।
तो बीटी जो होता है इसका पूरा नाम बैसिलस थ्यूरिंजिनिएसिस होता है। बीटी का पूरा नाम क्या होता है? बैसिलस थ्यूरिंजिनिएसिस होता है। तो बैसिलस थ्यूरिंजिनिएसिस फसलें कौन सी होती हैं, ऐसा क्वेश्चन खड़ा होता है। तो यहाँ पर जो बैसिलस थ्यूरिंजिनिएसिस ये नाम जो है ये एक जीवाणु का नाम है। जो बीटी दिया गया है ये एक आपका जीवाणु का नाम है। तो हम बात करते हैं कि बीटी का पूरा नाम क्या होता है? बैसिलस थ्यूरिंजिनिएसिस होता है। बैसिलस थ्यूरिंजिनिएसिस जो है ये फसल में किस प्रकार से पहुंचा, इसके बारे में हम बात करते हैं। आपने एक जीवाणु का नाम सुना होगा जिसे हम बैसिलस के नाम से जानते हैं, उसी ग्रुप का ये भी है बैसिलस थ्यूरिंजिनिएसिस। तो इसके अलावा अगर आप जीवाणु के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आपको जीवाणु की वीडियो मिल जाएगी, उसको आप देख लीजिए। फिर हम बात करते हैं कि एक विषाणु होता है जो गंगा जल में पाया जाता है। आपने सुना होगा कि गंगा जल जो होता है वो कभी खराब नहीं होता है, नहीं सड़ता है। आँखें या घाव में डालने से जो पैथोजेंस होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है। रीजन क्या होता है कि उस जल में जीवाणु भोजी विषाणु पाया जाता है, मीन्स बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है। वह एक विशिष्ट प्रकार का ऐसा वायरस होता है जो फैगोसाइटिक नेचर का होता है, भक्षण प्रकृति का होता है, वो जीवाणुओं का भक्षण करता है। ये एकमात्र जो है ऐसा वायरस है जो हमारे लिए यूजफुल होता है, इम्पोर्टेंस रखता है। तो जीवाणु भोजी जो विषाणु था वो सभी जीवाणुओं को खा लेता था, मीन्स भक्षण कर लेता था। लेकिन जो बैसिलस थ्यूरिंजिनिएसिस नामक जीवाणु था उसको वो भक्षण नहीं करता था। वैज्ञानिकों ने देखा कि आखिर इसका भक्षण जीवाणु भोजी विषाणु क्यों नहीं कर पा रहा है या क्यों नहीं कर रहा है। स्टडी करने पर पता चला कि इसमें एक विशिष्ट प्रकार का जीन्स था। उस जीन्स का नाम यहाँ पर हम लिख देते हैं CRY, क्राई। क्राई नामक जो जीन्स था वो बना रहा था एक प्रकार का जहर जिसे हम टॉक्सिक कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉक्सिक कहते हैं। ये टॉक्सिक मीन्स जहर बना रहा था। तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस इसमें जब होता था तो अगर जीवाणु भोजी विषाणु इसको खा लेता तो उसकी मृत्यु हो जाती या फिर उसे नुकसान हो जाता या वह नष्ट हो जाता। इसलिए जीवाणु भोजी विषाणु इसको नहीं खाता था। किसको नहीं खाता था? बैसिलस थ्यूरिंजिनिएसिस नामक जीवाणु को। वैज्ञानिकों ने देखा ये तो जो है क्या कर रहा है, क्राई जो प्रोटीन्स जो आपकी जीन्स जो है ये क्या कर रहा है, टॉक्सिक सब्सटेंस यानी कि जहर बना रहा है। वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना जो है इस जीन्स का, इस टॉक्सिक सब्सटेंस बनाने वाले जीन्स का उपयोग हम अपने किसी ऐसे पर्पज में या इस जगह पर उपयोग कर लें जो हमारे लिए फायदेमंद साबित हो जाए। तो उस समय हो क्या रहा था, टिड्डियों के समूह ऐसे आ जाते थे कि फसलों को चाट कर चले जाते थे, जिससे कि एग्रीकल्चर का जो क्षेत्र था वो बहुत ही बेकार जा रहा था, इकोनॉमिकली वीक होता चला जा रहा था। इस समस्या का समाधान जो है इसी से लिया गया, क्योंकि ये जो जीन्स था ये पौधों में ट्रांसमिट कर दिया गया। अब जिस पौधे में, जिस फसल में वो ट्रांसमिट कर दिया गया वो पौधा क्या कहला, पारजीनिक कहलाया। वो जो फसल बनके तैयार हुई उसको बीटी क्रॉप्स कहा गया। अब बीटी क्रॉप्स किसे कहते हैं अब आप थोड़ा सा जान चुके होंगे। बीटी फसलें किसे कहते हैं या बीटी क्रॉप्स किसे कहते हैं। बीटी फसलें ऐसी फसलें होती हैं जिनमें बैसिलस थ्यूरिंजिनिएसिस नामक जो जीवाणु का टॉक्सिक सब्सटेंस बनाने वाला जीन्स होता है। ये क्या करता है, जब कोई भी कीट पतंगा या जो पेस्ट होते हैं जब उसकी पत्तियों को खाते हैं, किसकी पत्तियों को, जो बीटी क्रॉप्स होती हैं, तो वो क्या करता है, जब कीट के पेट में जाता है तो जहर बनाना शुरू कर देता है, जिससे कीट की मृत्यु हो जाती है। और फिर धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, पहचान जाते हैं और उसको खाना शुरू नहीं करते, मतलब कहा जाए तो खाना ही बंद कर देते हैं। तो ऐसी फसलें जो होती हैं पेस्ट के लिए यानी कि कीटों के लिए कीट प्रतिरोधी फसलें होती हैं, जिससे होता क्या है कि जो किसान होते हैं उनकी जो प्रोडक्शन पावर होती है वो बहुत बढ़ जाती है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि बीटी क्रॉप्स किसे कहते हैं या बीटी फसलें किसे कहते हैं। तो बीटी फसलें ऐसी फसलें होती हैं जो कीट के लिए प्रतिरोधी होती हैं। इनको कीट जो है नहीं खाते हैं, क्योंकि इनकी पत्तियों में, इनके
जो पूरे टोटल बॉडी में जहर बनता रहता है। और वो किस जीवाणु के कारण होता है? बैसिलस थुरिंजिनेसिस नामक जीवाणु के कारण। इसीलिए ऐसी फसलें बीटी क्रॉप्स या बीटी फसलों के नाम से जानी जाती हैं। कौन कौन सी फसलें बीटी फसलें होती हैं? जैसे आपका बीटी तंबाकू है, बीटी कपास है, बीटी टोमेटो है, बहुत सारी फसलें जो हैं आपकी बीटी उपलब्ध हो चुकी हैं। अब उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड किसे कहते हैं? तो प्लाज्मिड जो होता है, यहाँ पर प्लाज्मिड कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मिड का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में, इसके बारे में हम बात करते हैं। प्लाज्मिड आप प्लाज्मिड को समझने से पहले इस चित्र को आप देख रहे हैं तो हमें लगता है आप पहचान गए होंगे। ये चित्र आपका जीवाणु का है। ये जीवाणु जो है, इसमें आप देख रहे हैं, ये आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है या प्रोकैरियोट्स है। इसमें जो केंद्रिक पदार्थ दिया गया है, जिसे हम डीएनए कहते हैं, इसी डीएनए के अलावा, इस जो है डीएनए के अलावा इसकी कोशिका में सूक्ष्म वृत्ताकार जो है डीएनए होते हैं और इन्हीं डीएनए को क्या कहा जाता है? प्लाज्मिड कहा जाता है। कहाँ पाए जाते हैं? जीवाणु कोशिका में पाए जाते हैं। प्लाज्मिड जो होते हैं ये वाहक का काम करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि प्लाज्मिड किसे कहते हैं। प्लाज्मिड जो है जीवाणु कोशिका में मुख्य डीएनए के अलावा या मुख्य केंद्रिक पदार्थ के अलावा उसमें सूक्ष्म छोटे छोटे वृत्ताकार डीएनए खंड होते हैं या डीएनए होते हैं, उन्हें प्लाज्मिड कहा जाता है। प्लाज्मिड का उपयोग हम वाहक के रूप में करते हैं, जिनका बायोटेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी में अंतर, या समयुग्मजी या विषमयुग्मजी किसे कहते हैं। तो हम बात करेंगे कि समयुग्मजी और विषमयुग्मजी किसे कहते हैं। तो यहां पर देखेंगे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि समयुग्मजी, सम में देखिए समयुग्मजी, सम युग्म, सम का मतलब होता है बराबर, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, विषम मतलब अलग अलग, युग्म मतलब जोड़ा। अब यहां पर देखेंगे कि ये आपका युग्म है। क्या है? युग्म है। इस युग्म में अगर हम लिख दें ए और ए तो क्या हुआ? सम है युग्म अर्थात समयुग्मजी। तो यहां पर हम ए नहीं लिखेंगे। कारण क्या है? आपने गुणसूत्रों के बारे में पढ़ा होगा कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, मीन्स कहा जाए इन पेयर 23। तो मनुष्य में फ्रॉम मनुष्य में 1 से लगा करके 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो समजात होते हैं। समजात का मतलब होता है सम मतलब बराबर या एक जैसे, जाति मतलब एक जैसे, तो उनको हम समयुग्मजी कहते हैं। तो यहाँ पर ए ना लिख करके हम क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x। तो इसे हम क्या कहेंगे? समयुग्मजी। जो युग्मक है वो समयुग्मजी है। और यहाँ पर जो पुरुष की 23वीं जोड़ी गुणसूत्र होती हैं वो x और y होती है, उसे हम विषमयुग्मजी कहते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन जो है एक आपको अभी इसी सीरीज में शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में मिलेगा
और फिर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन एंड बर्ड्स का जो है आपको लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज में आपको स्टडी कराया जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ हम इतना समझेंगे कि समयुग्मजी किसे कहते हैं और विषमयुग्मजी किसे कहते हैं। तो समयुग्मजी का मतलब होता है कि जो जोड़े में जीन्स दिए गए हैं, जो गुणसूत्र दिए गए हैं वो बराबर हों, एक जैसे हों, तो उनको समयुग्मजी कहा जाता है। विषमयुग्मजी किसे कहते हैं? जो जोड़े में जीन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, असमान होते हैं, जैसे कि एक्स वाई, ये क्या है? असमान है, विषम जात है। विषम जात को इंग्लिश में हेट्रोसोम्स कहा जाता है। आपको हेट्रोसोम्स याद रखना होगा, क्योंकि हिंदी में भी कभी कभी हेट्रोसोम्स किसे कहते हैं, हेट्रोसोम्स क्या हैं, इस नामों से जाना जाता है या पूछ लिया जाता है। समयुग्मजी को या समयुग्मक को क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप इन शॉर्ट नोट को या इन क्वेश्चनों के बारे में स्टडी किए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है, ये आपके लिए यूजफुल साबित होती है, तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको इसी सीरीज में आपको क्वेश्चन चाहिए सॉल्यूशन के साथ, तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमें कमेंट करके जो है प्रोत्साहित जरूर करें कि इसी तरह